इस देश को दो ऐतिहासिक माफी याद रहेगी, एक सावरकर की माफी और दूसरा प्रधान सेवक की माफी। सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी क्योंकि तब अंग्रेजों की माफी के बगैर काम नहीं चल सकता था, और आज किसानों की माफी के बगैर काम नहीं चलता, इसलिए प्रधान सेवक ने माफी मांग ली। पर जिसे बीजेपी मास्टर स्ट्रोक बता रही है, उसकी सच्चाई क्यों छिपा रही है? पीएम मोदी ने माफी क्यों मांगी? तीनों कृषि बिल को वापस क्यों लेना पड़ा? अगर इसे समझना है तो पिछले 15 दिनों में जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी टाइमलाइन आपको देखनी पड़ेगी। हम एक एक पॉइंट में आपको समझाते हैं। इसे समझने के लिए आप वीडियो आखिर तक देखिएगा। दरअसल कृषि बिल वापस लेने की सुगबुगाहट शुरू हो गई 7 नवंबर 2021 से। बीजेपी के दिल्ली दफ्तर में केंद्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी। इसी बैठक में मोदी खास मेहमान के तौर पर आमंत्रित थे, लेकिन बैठक के केंद्र में रहे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पहली बार योगी को प्रधानमंत्री के समकक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश चुनाव सबसे बड़ा एजेंडा रहा, और जब चुनाव पर चर्चा शुरू हुई तो किसान आंदोलन सबसे बड़ा रोड़ा के तौर पर सामने आया। किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में बीजेपी के विधायक विधानसभा क्षेत्रों में घूम नहीं पा रहे हैं। किसान आंदोलन की वजह से योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना के बराबर रैली कर पा रहे थे। किसान आंदोलन की वजह से उत्तर प्रदेश हाथ से जाने का खतरा बढ़ गया था। लिहाजा 7 नवंबर की मीटिंग में बीजेपी के नेताओं ने किसान आंदोलन को शांत करने पर चर्चा की। इसी बीच आया 9 नवंबर। इस तारीख को राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि किसान आंदोलन अब पूर्वांचल में शिफ्ट होगा। तब बीजेपी को लगने लगा कि टिकैत तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। पार्टी और पीएम मोदी ने इसे टिकैत का आया गया बयान समझ लिया। यहाँ आपको ये भी याद दिला दें कि जब हर तरफ से किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया तो राकेश टिकैत अकेले गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे रहे, और उनके आंसुओं ने इस आंदोलन को नया बल दे दिया। तो कहीं न कहीं बीजेपी के दिल दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि टिकैत अगर अड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसी बीच 13 नवंबर से शुरू हो गई अखिलेश यादव की पूर्वांचल यात्रा, जो करीब पूर्वांचल के 10 जिलों से होते हुए आगे बढ़ती रही। हालत ये हो गई कि बीजेपी और मोदी के कार्यक्रमों में पैसे देकर और बसें भेजकर भीड़ बुलाई जाती थी, लेकिन अखिलेश यादव की रैलियों में खुद ब खुद भीड़ पहुंच जाती थी। जब पीएम ने देखा कि योगी के इलाके में भी अखिलेश के समर्थन में खड़े लोगों की तादाद लाखों में है, तो उनका डर थोड़ा बढ़ गया। लेकिन गोरखपुर में जैसे जैसे अखिलेश की विजय यात्रा आगे बढ़ती गई, भीड़ और जनसमर्थन और भी विशाल होता चला गया। इधर टिकैत की घेराबंदी का डर और उधर अखिलेश की बढ़ती लोकप्रियता से हार का खतरा। पीएम को अच्छे से पता था कि पूर्वांचल में हारने का मतलब है सीधा उनकी कुर्सी हिल जाना। फिर तो पार्टी में वो कमजोर पड़ जाते, और चुनाव में भी 2024 में उनका जाना उन्हें करीब दिखने लगा था। इसी बीच आई 18 नवंबर की तारीख। दिल्ली में उत्तर प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें समीक्षा की गई कि किस इलाके में पार्टी थक चुकी है, यानी हारने वाली है। तो पता चला कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें ब्रिज और पश्चिम के इलाके शामिल हैं, यहाँ बीजेपी के नेताओं का गाँव में घुसना भी मुश्किल हो गया है। तो बीजेपी ने ब्रिज और पश्चिम की जिम्मेदारी अमित शाह को दे दी। दूसरा सबसे कमजोर इलाका लग रहा था अवध और काशी, जहाँ राजनाथ सिंह को उतारा गया, और तीसरा इलाका था गोरखपुर और कानपुर, जिसकी जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई। 3 घंटे की मैराथन बैठक के बाद नारा दिया गया, बूथ जीता तो चुनाव जीता। वैसे भी एक कॉमन कार्यकर्ता अच्छे से जानता है कि बूथ जीतने वाली पार्टी ही चुनाव जीतती है। इसमें नारा देने लायक कुछ भी नया नहीं था, लेकिन बीजेपी ने दे दिया। कुछ जानकार ऐसा दावा करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश खुद अमित शाह को देखना था, इसलिए शायद अमित शाह और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई। ये बातचीत बड़ी लंबी हुई। अमित शाह ने पीएम मोदी को सलाह दी, और पीएम मोदी ने उसी रात ऐलान कर दिया कि अगली सुबह यानी 19 नवंबर को वो देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने आए। पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी, जिसमें माफी के कुछ ऐसे शब्द लिखे थे ताकि वो आत्मीय लगे। ऐसा लगे कि प्रधानमंत्री मोदी सीधे आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और ऐसा भी लगे कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने किए पर बहुत पछतावा है। और इस तरह पीएम ने तीनों कृषि कानूनों को हटाने का ऐलान कर दिया।